हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, जल्दी से 1 मिनट में उसको रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोई भी एक एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि कोई एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो उसका एन फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसमें कुछ हम लोगों ने देखा कि स्पेशल केस था डिसप्रपोर्शनेशन का केस भी, यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका भी सीख लिया लास्ट क्लास में। यानी बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए दो चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। एक तो कोई एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं, पहली बात। दूसरा कि एन फैक्टर किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारा केस लिया था। पहला केस लिया था एसिड का, फिर लिया बेस का, फिर उसके बाद फिर केस ऐसा लिया जिसमें कि कोई एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, उसमें भी 4 केस लिया था। एक और केस लिया था कि अगर कोई एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी एलिमेंट का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा ना तो रिडक्शन हो रहा, तो उस केस में एन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। यानी आज के क्लास को समझने के लिए जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने के लिए पीछे में ये जो दो चीज़ बढ़िया से हमने सिखाया है वो आपको बढ़िया से आना चाहिए। 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, 4 बार रिवाइज करो, बढ़िया से रिवाइज कर लो। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है वो चीज़ आपको यदि आप नहीं आता अभी तक तो ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको टाइट्रेशन भी कहते हैं। सर ये टाइट्रेशन क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा टाइट्रेशन क्या होता है। देखो, टाइट्रेशन एक शब्द है, उसका अर्थ ये होता है कि कोई एक सॉल्यूशन नीचे में पड़ा हुआ है और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप दूसरा सॉल्यूशन आप उसमें डाल रहे हैं रिएक्शन होने के लिए, उसी को कहते हैं टाइट्रेशन। लैब में कभी गए होगे तो एक्सपेरिमेंट किए होगे, नीचे में फ्लास्क में कोई एक सब्सटेंस पड़ा हुआ रहता है, मान लो एसिड का सॉल्यूशन है, और ऊपर से बेस आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके आप ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन होगा किसके किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में धीरे धीरे रिएक्शन होगा। तो वो जो रिएक्शन की प्रक्रिया जो धीरे धीरे होगी ना उसी को कहते हैं टाइट्रेशन, और उसी को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। बेसिकली नीचे भी वॉल्यूम है एसिड का और ऊपर से आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हो बेस का। यानी कोई भी एक सब्सटेंस नीचे में पड़ा हुआ है जिसका कि वॉल्यूम ज्ञात है और ऊपर से आप किसी दूसरे सब्सटेंस का वॉल्यूम ऐड कर रहे हो और दोनों सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन होगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, जितना ड्रॉप डालोगे उतना ही तो रिएक्शन होगा। तो ये जो रिएक्शन धीरे धीरे होगा ना उसी को कहते हैं टाइट्रेशन। यानी टाइट्रेशन कहो या धीरे धीरे रिएक्शन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी बेसिकली तुम उसको एक रिएक्शन ही समझो। ए और बी, नीचे ए पड़ा ऊपर बी ऐड कर रहे हो, तो ए और बी के बीच में जो रिएक्शन होगा ना उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कह रहे हैं और उसी को टाइट्रेशन भी कह रहे हैं, है कि नहीं। यानी बेसिकली टाइट्रेशन जो होता है कुछ इस तरह से समझो, जो हमने आपको बताया शब्दों में, लैंग्वेज में, उसको ऐसे समझो। देखो भाई, मान लो एक कंटेनर है और इसमें कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ बी का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन में नॉर्मेलिटी है, पढ़ाए थे ना नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो नॉर्मेलिटी है वो N1 है, जो कि पता नहीं, अननोन है। यानी नीचे में कोई एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो पता नहीं है, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन में पता हमें नहीं है, अननोन है, अननोन, पता नहीं है, यही पता करना है। और इसका वॉल्यूम जो है ना, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान लो कि V1 है, या इसको N2 कह लो, कुछ भी कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको N2 कह लो, इसको V2 कह लो, क्योंकि ऊपर से जो डालेंगे उसको हम N1 और V1 कहेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास पड़ा हुआ है B का, उसका यदि हमें नॉर्मेलिटी पता करना है जो कि अननोन है, वॉल्यूम तो पता होगा ही ना, कंटेनर में है तो कितना वॉल्यूम हो तो पता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन में N2 नॉर्मेलिटी जो है वो हमको पता नहीं है, इसको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए
ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन बी का, सॉल्यूशन ऑफ ए का। नीचे में बी पड़ा था और ऊपर से आप सॉल्यूशन ए ऐड कर रहे हो। अब सॉल्यूशन ए का नॉर्मलिटी ज्ञात है। इसका जो नॉर्मलिटी है सॉल्यूशन ए का वो n1 है और ये नोन है। नोन का मतलब क्या आपको पता है। ऊपर से जो आप सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो उसकी नॉर्मलिटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको पता है, नोन है। और कितना वॉल्यूम आप डालेंगे, 1 ड्रॉप डाला, 2 ड्रॉप डाला, 4 ड्रॉप डाला, उसका वॉल्यूम भी आपको पता होगा, यानी वॉल्यूम दोनों का पता है। और इस ए सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी आपको पता रहेगा ही रहेगा, कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया। तो इसको हमने कह दिया V1। तो ये जो प्रक्रिया होगी जिसमें कि नीचे में कोई सब्सटेंस पड़ा है और उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नॉर्मलिटी पता करना है, और ऊपर से एक सब्सटेंस, एक सॉल्यूशन आप जो ऐड कर रहे हैं ए का, जिसका कि नॉर्मलिटी भी पता और वॉल्यूम भी पता है। तो क्या होगा सोचो, बी और ए के बीच में धीरे धीरे रिएक्शन होगा। जैसे ही 1 ड्रॉप गिरा बी के साथ रिएक्शन करेगा, ए का 2 ड्रॉप गिरा वो बी के साथ रिएक्शन करेगा। तो धीरे धीरे ए और बी के बीच में जो रिएक्शन होगा ना, उसी को कहते हैं टाइट्रेशन। क्या डिफिकल्ट है, रिएक्शन है और क्या। तो रिएक्शन कहो, धीरे धीरे रिएक्शन कहो या टाइट्रेशन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या, नीचे में वॉल्यूम पड़ा है बी का, ऊपर से वॉल्यूम ऐड कर रहे हो ए का, यही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया। तो देखो भाई, एक महा कॉन्सेप्ट है। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना, उसको कहते हैं टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? कहता ये है कि अगर 2 सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रहा है और यदि दोनों सब्सटेंस का रिएक्शन पूरा हुआ, मतलब क्या, ना तो ए बचा ना तो बी बचा, दोनों को मिला दिया तो ए और बी दोनों ही कंप्लीटली रिएक्ट कर गए। तो जहां पर कंप्लीट रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। यानी इस पॉइंट के अनुसार, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्यू लिखा है क्योंकि मतलब क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट। अब इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होगा। हिंदी में लिख दे रहे हैं, जहां पर रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। यानी एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, यही महा कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे। जितना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, उतना ही नंबर ऑफ इक्यू, इक्यू का मतलब क्या, इक्विवेलेंट ऑफ बी होगा। यही महासूत्र है, इसी को याद कर लेना, इसी से सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। जितने भी टाइट्रेशन के क्वेश्चन होंगे, 100% क्वेश्चन जो हैं टाइट्रेशन वाले इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाले हैं। यही महा कॉन्सेप्ट है। यानी जितने भी आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस होंगे, उनका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा। कब, जब दोनों आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। जब आपस में दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चे, बोलो, इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर इक्विवेलेंट जो होता है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका बराबर होता है, यानी ए और बी का इक्विवेलेंट बराबर होगा। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने 2 क्लास पहले सिखाया हुआ है। यदि नॉर्मलिटी ज्ञात है और वॉल्यूम पता है, तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए के लिए उसका नॉर्मलिटी ए का कितना है, n1, और वॉल्यूम कितना, v1। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी का n गुने v, नॉर्मलिटी बी का कितना, n2। यही तो हमको पता करना है, n2 जो नॉर्मलिटी है, और वॉल्यूम कितना, v2। यही महासूत्र है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है n1 v1 इक्वल टू n2 v2। यदि वॉल्यूम जो है, ध्यान से सुनो, यदि वॉल्यूम लीटर में है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहेंगे। यदि वॉल्यूम लीटर में है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कहेंगे, और यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में है, ml है, तो उसको मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। ये भी सिखाया था, अभी मैं फिर से लिखूंगा क्या सीखा, ध्यान से सुनो। ये टाइट्रेशन कहो या धीरे धीरे रिएक्शन कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नीचे में कोई एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है
और ऊपर से बूंद बूंद करके दूसरा एक सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शन को टाइट्रेशन कहते हैं, इसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमको पता है किसी एक का जो ऊपर से डालना उसका पता होता है नॉर्मलिटी भी और वॉल्यूम भी, और नीचे वाले का वॉल्यूम हमें पता है, नॉर्मलिटी पता करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, टाइट्रेशन वाला ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही कॉन्सेप्ट है, महासूत्र है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या, इक्विवेलेंस पॉइंट वह पॉइंट जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होगा, ना तो ए बचेगा ना तो बी बचेगा। तो उस इक्विवेलेंस पॉइंट पर जितना इक्विवेलेंट ए का होगा उतना ही बी का होगा। यही महासूत्र है, महा कॉन्सेप्ट है। और इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत सारा सिखाया था, आज फिर मैं लिखूंगा। अगर नॉर्मलिटी पता और वॉल्यूम पता तो n गुने v नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला होता है, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये a के लिए हो गया और ये b के लिए हो गया। इसमें से अगर n1 पता, v1 पता, v2 पता तो n2 पता चल जाएगा। यानी 4 पैरामीटर में से कोई भी 3 हमको पता है तो चौथा पता चल जाएगा। एक और चीज़ क्या कह रहे हैं, इसको नोट करते रहो, कह ये रहे हैं कि यदि वॉल्यूम जो है ना लीटर में है तो n गुने भी हमको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिलेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम आप ml में रखते हैं, मिलीलीटर में, तो उसको हम लोग मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट को ही बराबर कर सकते हो और इक्विवेलेंट को ही बराबर कर सकते हो, दोनों से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अरे इक्विवेलेंट बराबर होगा तो मिली इक्विवेलेंट भी बराबर होगा ना। क्या करें, ध्यान से देखो, क्या ये रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला क्या सिखाया, n गुने भी। तो ये जो भी है ना किस में होना चाहिए, इन लीटर। ये सब छोटी छोटी बातें बढ़िया से याद होनी चाहिए। और यदि यही वॉल्यूम ml में है तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कहते हैं, MEQ। m का मतलब क्या, m का मतलब मिली है ना, मिली इक्विवेलेंट। तो फार्मूला तो यही ना होगा, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम जो होगा बच्चे वो किस में होगा, इन मिलीलीटर। तो आप चाहे इक्विवेलेंट को बराबर कर लो या मिली इक्विवेलेंट को बराबर कर लो, आंसर आपका आ जाने वाला है। इनफैक्ट जरा ध्यान से सुनो, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, एनी रिएक्शन, मान लो कि एक रिएक्शन हुआ जिसमें से A और B स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी है, M1A प्लस M2B। ये A और B क्या है, रिएक्टेंट है। M1 M2 क्या है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और प्रोडक्ट दिया N1C प्लस N2D। A B रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है, और M1 M2 N1 N2 ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का। तो कहता ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार सबका इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए। यानी A और B आपस में रिएक्ट करेगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट पर ना A और B का इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, और जितना इक्विवेलेंट A और B आपस में रिएक्ट करेगा उतना ही इक्विवेलेंट C और D भी प्रोड्यूस होगा। यानी एक रिएक्शन में सबका इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस पॉइंट पर बराबर होता है। यही तो कॉन्सेप्ट है एट EQ। EQ का मतलब क्या, इक्विवेलेंस, एट इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या सिखा रहा है, अभी सिखाया कि A और B का इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो A और B तो रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, तो बनेगा क्या, C और D। तो C और D का भी इक्विवेलेंट उतना ही बनेगा जितना कि A और B का था। यानी कि एक लाइन में हम लिख सकते हैं क्या भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जिसको शॉर्ट में हम खाली इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट ऑफ A इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B। ये तो सिखा ही दिया, N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ये A और B रिएक्टेंट के लिए हुआ, तो ये तो रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। और जिसका प्रोडक्शन होगा, किसका होगा, C और D का, तो उतना ही इक्विवेलेंट C का प्रोड्यूस होगा और उतना ही इक्विवेलेंट D का भी प्रोड्यूस होगा। ये C और D ये जो है क्या होंगे, ये प्रोड्यूस होंगे, ये प्रोड्यूस होगा, और A और B ये आपस में क्या होगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा और वो प्रोड्यूस होगा। क्या सीखा, किसी भी टाइट्रेशन के क्वेश्चन को करने के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बराबर कर देना।
अगर ए और बी रिएक्टेंट है तो ए और बी के इक्विवेलेंट को बराबर कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे N1V1 = N2V2। अगर कोई कह दे कि प्रोडक्ट सी और डी का, यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कितना इक्विवेलेंट मिलेगा, तो किसी भी एक का इक्विवेलेंट तुमको पता है, चाहे ए का चाहे बी का, उतना ही सी का मिलेगा और उतना ही डी का। यानी एक रिएक्शन में ना सबका इक्विवेलेंट बराबर होता है। बस ये जानना है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके खत्म हो जाता है और उतना ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट का बनता है। नोट करो। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने का एक फार्मूला तो ये तो था ही था कि नॉर्मलिटी यदि आपको ज्ञात है और वॉल्यूम पता है तो n गुने v, लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने का कुछ और भी फार्मूला लास्ट क्लास में बताया था और उसका भी एप्लीकेशन यहां पर आता है बच्चे, है कि नहीं? तो वो भी याद रखना है। यानी और भी जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे, जो फार्मूला यूज होगा वो हम लोग को याद रखना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए। क्या भाई? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक फार्मूला तो अभी हम लोग सीखे, नॉर्मलिटी अगर पता है, वॉल्यूम पता है तो n गुने v, इजंट इट? एक और फार्मूला सिखाया था कि नॉर्मलिटी जो होता है वो मोलारिटी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, मोलारिटी गुने n फैक्टर। यानी क्वेश्चन में किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी पता तो सब्सटेंस के n फैक्टर तो बढ़िया सिखा दिया ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी आता है। यानी मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम n गुने n फैक्टर, NF मतलब n फैक्टर, तो मोलारिटी और n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर नॉर्मलिटी आ जाता है। यानी क्वेश्चन में अगर नॉर्मलिटी दिया, वॉल्यूम दिया, तो इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन में अगर मोलारिटी दिया और वॉल्यूम दिया तो मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने NF का मतलब n फैक्टर। कभी कभी क्वेश्चन में हमको मास देता है या मोल देता है, तो मास से मोल निकालने आता है, मास अपन मोलर मास, या अगर मोल ही दे दिया तो एक और फार्मूला सिखाया था कि मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? n फैक्टर से, मोल गुने n फैक्टर, तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाता है। यानी ये तीनों ही फार्मूला का आपको इस्तेमाल करने बढ़िया से आना चाहिए। कौन फार्मूला कब यूज होगा एकदम बढ़िया से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा करो, दिमाग इधर उधर नहीं भटकाना है कि इधर उधर है, एकदम 100% यहीं पर, तब ना समझ में आएगा। क्वेश्चन में यदि नॉर्मलिटी दिया तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेगा? मोलारिटी वाला कि नॉर्मलिटी वाला? नॉर्मलिटी वाला। तो n गुने v, यहाँ n फैक्टर से गुना करने की जरूरत नहीं है, यही इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मोलारिटी दिया तो सिखाया था कि अगर नॉर्मलिटी को मोलारिटी में नॉर्मलिटी को अगर मोलारिटी से हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मलिटी में, तो मोलारिटी में n फैक्टर से गुना करते हैं तो नॉर्मलिटी आता है। तो n को लिख दिया मोलारिटी गुने n फैक्टर, वॉल्यूम से गुना कर दिया, तो फार्मूला हो गया मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने n फैक्टर। ये वाला फार्मूला बहुत इस्तेमाल होगा। और यदि क्वेश्चन में मोल दे दिया तो मोल गुने n फैक्टर। अरे मोल कैसे निकालते हो? मोल इक्वल टू मोलारिटी गुने वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल निकालने क्या फार्मूला? मोलारिटी गुने वॉल्यूम, तो ये तो मोल हो गया, मोल गुने n फैक्टर। तो इस फार्मूले से ही आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है कि नहीं? तो इसको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, रिमेंबर इट। यही थ्योरी है। कोई भी टाइट्रेशन का क्वेश्चन कह दे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन कह दे, कोई कह दे कि इसका रिएक्शन उसके साथ हो रहा है, सब एक ही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए महा कॉन्सेप्ट है कि सबका इक्विवेलेंट को बराबर कर देते हैं, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को निकालने का फार्मूला कौन सा अप्लाई करें डिपेंड्स करता है क्या दिया। अगर नॉर्मलिटी दिया तो ये वाला फार्मूला, मोलारिटी दिया तो ये वाला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल दिया तो ये मोल गुने n फैक्टर वाला फार्मूला यूज करेंगे। नोट करो। तो ये थ्योरी हुआ। अब इस थ्योरी को हम लोग अप्लाई करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में। तो टाइट्रेशन को हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। यानी क्या पूछता है कि कितना नंबर ऑफ मोल हमको KMnO4 का चाहिए जिससे कि 5 मोल FeSO4 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए
किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। देखो KMnO4 वाला क्वेश्चन जब देता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट वाला, तो उसमें मीडियम जरूर मेंशन करता है। जब एन फैक्टर रिडॉक्स वाला केस में हम सिखा रहे थे तो उसमें पहला केस लिया था, उसमें KMnO4 वाला केस लिया था। उसका जो प्रोडक्ट है बढ़िया से याद कर लेना, वहाँ पर ही बताया था, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। KMnO4 का अलग अलग मीडियम में प्रोडक्ट अलग अलग होता है। इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी याद रखना जरूरी है। तो मीडियम कैसा है? एसिडिक मीडियम है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। सर अभी तो रिएक्शन पढ़े नहीं है। देखो कॉमन रिएक्शन रिडॉक्स में पढ़ते पढ़ते करते करते इतना न्यूमेरिकल करोगे कि याद हो जाता है। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ना है, तो रिएक्शन पढ़ करके आपको रिएक्शन आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं देता और कभी कभी दे देता है। तो सर रिएक्शन नहीं देगा तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन देने वाला ये मान रहा है कि आपने 2 साल इनऑर्गेनिक भी बढ़िया से पढ़ा है कि नहीं? तो हो सकता है रिएक्शन वो नहीं दे। अगर दे दिया तो वेल एंड गुड। अभी मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ रिएक्शन जो मैं लिखता हूँ उसको बढ़िया से याद कर लेना, वही बार बार पूछता है। ये KMnO4 जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिखाया था, जो कि FeSO4 के साथ रिएक्शन करेगा। फेरस सल्फेट FeSO4। ये KMnO4 जो है FeSO4, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का +2 है। सल्फेट है ना, तो -2, तो इस पर क्या +2, उसको +3 में चेंज कर देता है। खाली इतना ही जानना है कि अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 कैसे पता चला? ये सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है जिस पर -2 होता है, तो इस पर क्या +2। और खुद मीडियम कैसा एसिडिक था, ऐसा H+ लिख देते हैं। H+ एरो के ऊपर में लिखने का अर्थ ये होता है कि मीडियम एसिडिक है। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा? याद कर लेना, Mn+2। एसिडिक मीडियम में KMnO4 जो है ना, किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है, किसमें? Mn+2 में। तो ये प्रोडक्ट आपको याद रखना है, यानी इतना ही याद रखना है, कंप्लीट रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी ही सही क्वेश्चन। और रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं करना है। देखो इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने का फायदा यही है, ब्यूटी उसका यही है कि रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए ही हमको रिएक्टेंट पता, प्रोडक्ट पता, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या करना है? एक ही तो महासूत्र सिखाया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को बराबर कर देना है। जितने भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ही पूछ रहा है, इसके बारे में जानकारी किसके बारे में दिया? FeSO4 का 5 मोल का था, इसका मोल पूछता है। तो क्या बराबर करते हो? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को। किसका इक्विवेलेंट को बराबर करोगे? KMnO4 और FeSO4 का इक्विवेलेंट को बराबर करेंगे। तो इक्विवेलेंट को बराबर करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया। FeSO4 का क्या दिया? मोल दिया। तो अगर मोल दिया है तो इक्विवेलेंट के लिए क्या फार्मूला? अभी सिखाया था, मोल गुने एन फैक्टर। बोलो सब, मोल गुने एन फैक्टर। यानी बेसिकली हमको एन फैक्टर चाहिए। अगर क्वेश्चन में मोलारिटी या मोल दिया रहे तो एन फैक्टर आपको निकालना ही पड़ेगा। किस केस में हमको एन फैक्टर नहीं चाहिए? यदि क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दे दिया ना, तो एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर मोलारिटी दिया या मोल दिया या मास दे दिया, मास से मोल निकालोगे, तो उस केस में हमें एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एन फैक्टर क्या? दोनों को निकालना पड़ेगा। तो किसका कैसे एन फैक्टर सिखाया था कि उस कंपाउंड में देखो किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। Mn का चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन का तो -2 होता है और पोटेशियम का +1 होता है, फिक्स है कंपाउंड में। तो किसका चेंज कर रहा होगा? Mn का। तो Mn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। कैसे निकालोगे? रफ में, इधर में रफ में KMnO4 लिख लिया। Mn पर निकालना है तो क्या करोगे? x मान लेंगे। पोटेशियम का 1 होता है, Mn का x मान लिया, बहुत बार सिखाया भी है। और ऑक्सीजन का -2, तो 4 दूना 8 इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया? +7। यानी इस Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अभी आयरन बता ही दिया कि FeSO4 को तोड़ोगे तो Fe+2 और सल्फेट आयन -2 में जाएगा। तो इस पर -2 तो इस पर +2। अब Mn+7 से +2 हो गया। पहले इसकी बात करते हैं, इसका एन फैक्टर हम निकालते हैं। इसको एन फैक्टर 1 कह दिया, एन फैक्टर 1, NF1 मतलब क्या? एन फैक्टर पहले KMnO4 का, इजंट इट। अब एन फैक्टर के लिए क्या सिखाया था? किसका चेंज किया? Mn का। और सिर्फ Mn का, इस कंपाउंड में Mn का ही सिर्फ चेंज कर रहा है। तो एक एटम के अनुसार कितना चेंज है? 7 है, ये 2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 5। और नंबर ऑफ एटम Mn का कितना? 1। तो किससे गुना करेंगे? 1 से, मैग्नीट्यूड। तो एन फैक्टर इसका 5 हो गया बच्चे। ये तो बढ़िया सा आना चाहिए। ये FeSO4 का एन फैक्टर NF2 कह दिया, बस ऐसी नोटेशन कर दिया। ये 1, ये 2, ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2।
किसका चेंज कर रहा है? आयरन का चेंज कर रहा है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2। यहाँ कितना है? +3। यानी बेसिकली 7 वाला को यहाँ इससे देखे और ये Fe वाले को इससे कंपेयर करें। डिफरेंस कितना है? 3 और 2 का डिफरेंस कितना? मैग्नीट्यूड लेना 1। और किससे गुना करते हैं? उस एटम से जिसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, उसकी संख्या कितनी है? तो आयरन की संख्या कितनी? 1, तो 1 से गुना कर दिया, यानी एन फैक्टर इसका 1 हो गया, है कि नहीं? अब क्या करोगे? एन फैक्टर निकाल लिया तो फार्मूला लगाएंगे। इसका जितना KMnO4 का जितना इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, उतना ही बच्चे इक्विवेलेंट होगा किसका? FeSO4 का, इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4। यही तो महासूत्र हमने सिखाया कि एक रिएक्शन में, जिसको टाइट्रेशन कहो, रिएक्शन कहो, सब बात सेम है, इक्विवेलेंट बराबर होता है। अब दिमाग लगाओ कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। इक्विवेलेंट के लिए 3 फार्मूला सिखाया, नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम, मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, तीसरा फार्मूला मोल गुने एन फैक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, मोल दिया तो मोल गुने एन फैक्टर वाला इस्तेमाल करेंगे। मोल ही दिया, मोल ही पूछता है, तो मोल किसका? KMnO4 का, तो मोल 1 कह दिया, यानी पहले वाले कंपाउंड का। और एन फैक्टर किसका? KMnO4 का, NF1 कह दिया। इधर में मोल किसका? FeSO4 का, तो मोल ऐसे 2 नोटेशन लिख दिया कि पहले वाले का मोल, ये दूसरे वाले का मोल, और इसका एन फैक्टर को NF2 कह दिया। यानी बेसिकली आपने इक्विवेलेंट को बराबर कर दिया किस फार्मूले से? मोल गुने एन फैक्टर, मोल गुने एन फैक्टर। अब मोल हमको KMnO4 का चाहिए, x मान लो ना बच्चे, क्या मान लिया? x मोल, x मान लो इसका कि मोल x है, और एन फैक्टर आपने निकाल लिया कि 5 है। इसका मोल तो क्वेश्चन में दे दिया है 5 मोल, FeSO4 का 5 मोल, और एन फैक्टर आपने निकाला 1, isn't it? तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया? x 5 5 कैंसिल होकर के 1 आ गया, isn't it? ये आंसर हो गया। यानी नंबर ऑफ मोल KMnO4 का हमको 1 मोल चाहिए। समझ में आया न्यूमेरिकल कैसे हुआ? ये बढ़िया समझ में आना चाहिए, तभी सारा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा। क्या किया कि क्वेश्चन में पूछता है कि FeSO4 का 5 मोल लिया और KMnO4 के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? तो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में कितना मोल चाहिए? पहले तो रिएक्शन लिखेंगे, ये रिएक्शन बड़ा कॉमन है, याद भी हो जाना चाहिए। खाली प्रोडक्ट याद रखना है कि FeSO4 +2 में +3 में जाएगा, और एसिडिक मीडियम में ना Mn जो +7 में है, किस में जाता है? +2 में। तो अब सोचोगे कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट तो एक ही है कि इक्विवेलेंट को बराबर कर देना है। तो इक्विवेलेंट के लिए 3 फार्मूला है, उसमें से कौन देखेंगे क्या किसकी बात कर रहा है? मोल की बात कर रहा है, तो मोल गुने एन फैक्टर, इधर भी मोल गुने एन फैक्टर, इधर भी मोल गुने एन फैक्टर, दोनों सब्सटेंस का। एक का मोल दिया हुआ, दूसरे का मोल पता करना है। एन फैक्टर दोनों का हमने पता कर लिया, जिसका मोल पता करना है, यहाँ से वैल्यू आपको मिल गया, है कि नहीं? नोट कर लो। ये मीडियम वाला बहुत पूछता है। KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो तीनों मीडियम में उसका प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। तो तीनों मीडियम वाला न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन 1 का A पार्ट हुआ। B पार्ट में हम करते क्या है देखोगे, माइन्यूटली देखोगे। मीडियम चेंज कर दिया, बेसिक मीडियम कर दिया, है ना, बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में आपको पता होना चाहिए FeSO4। देखो बेसिक मीडियम में Fe+ इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो Fe+2 Fe3+ में ही जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट किसका? OH- लिख दिया, मतलब क्या? बेसिक मीडियम है। ये वाला जो Mn है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फाइनल प्रोडक्ट में वही नहीं रहता। मैं बार बार कर रहा हूँ, तीनों मीडियम का प्रोडक्ट Mn वाला याद कर लेना, किस में जाता है? +6 में जाता है बेसिक मीडियम में। यही सिर्फ याद कर लेना है, बाकी तो न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, हर चीज़ वैसे ही रहा। एन फैक्टर इसका कितना? ये 7 है, 6 में गया तो डिफरेंस कितना? 1 का, तो एन फैक्टर इसका 1 हो गया, और इसका एन फैक्टर तो चेंज ही नहीं किया, वो 2 से 3 एक ही रह गया। तो खाली एन फैक्टर यहाँ चेंज कर देंगे। KMnO4 का एन फैक्टर इस केस में बेसिक मीडियम में कितना है? 1 है। इसका मोल पता है, इसका एन फैक्टर आपको पता है, isn't it? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 5। यानी बेसिक मीडियम में दोनों का मोल क्या हो गया? बराबर। दोनों का मोल बराबर इसीलिए हो गया क्योंकि दोनों का एन फैक्टर बराबर है। नोट करो। अब इसी का सी पार्ट क्या है भाई? 3 मीडियम सिखाया था, अगर याद नहीं है तो इसको पॉज करो यहीं पर, और इसके 2 लेक्चर पहले जाओ जिसमें कि एन फैक्टर हमने
कैलकुलेट करना सिखाया था, है कि नहीं? मेरे हिसाब से वो लेक्चर नंबर 5 है। ऐसे केस में जिसमें कि एक ही एलिमेंट का चेंज करता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें तीनों ही केस लिया था, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। किसके लिए? KMnO4 के लिए। सी पार्ट में हमने न्यूट्रल मीडियम ले लिया। न्यूट्रल का मतलब क्या? ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, न्यूट्रल। क्या फर्क पड़ेगा? खाली Mn के प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा। क्या था? +4 था, ये याद रखना पड़ेगा। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का प्रोडक्ट जो होता है, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में +4 हो जाता है। बस इतना ही चेंज है, बाकी तो न्यूमेरिकल वैसे कर लोगे, खाली इसका n फैक्टर डिफरेंट हो जाएगा। ये कितना 7, उधर कितना 4, डिफरेंस कितना 3 का, एटम Mn का 1, यानी n फैक्टर 3 हो गया। यानी खाली n फैक्टर पर ना KMnO4 का फर्क रहा। कितना हो गया? इसका 3 हो गया। तो आंसर कितना होगा? 5/3। और क्या? तो x का वैल्यू 5/3, यानी तीनों ही मीडियम में n फैक्टर KMnO4 का डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ मोल की जो रिक्वायरमेंट होगी KMnO4 का FeSO4 के साथ रिएक्ट करने के लिए सेम नहीं बल्कि डिफरेंट होगा। नोट करो। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। Question number 2. Calculate volume of two molar K2Cr2O7 solution which will completely react with 200 ml of 0.1 molar FeSO4 solution। ऐसा क्वेश्चन हुआ है। क्या कहता है? पहले न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं। कहता ये है कि एक सब्सटेंस दिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसकी की मोलरिटी पता है 2, है कि नहीं? उसका वॉल्यूम कितना लिया जाए जिससे कि उसका टाइट्रेशन हो रहा है। टाइट्रेशन कहो, रिएक्शन कहो, सब बात क्या सिखाया? सेम ही है। अब दिमाग से हट गया ना, टाइट्रेशन कोई खतरनाक सा चीज़ होता है। अरे रिएक्शन कोई टाइट्रेशन कहते हैं। वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? FeSO4 के साथ, जिसकी की मोलरिटी पता है और उसका वॉल्यूम दिया है। यानी एक सॉल्यूशन FeSO4 का मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है और दूसरा सॉल्यूशन K2Cr2O7 का उसका मोलरिटी दिया और वॉल्यूम पूछता है। कॉन्सेप्ट एक ही है। क्या करेंगे? दोनों का इक्विवेलेंस को बराबर कर देंगे। तो इक्विवेलेंस ऐसे सोचोगे, इक्विवेलेंस को बराबर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या दिया क्वेश्चन में? मोलरिटी की बात कर रहा है। तो क्या मोलरिटी वाला फॉर्मूला हमने सिखाया है? सिखाया है। क्या सिखाया? मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने n फैक्टर। मोलरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, n फैक्टर हमको चाहिए, यानी n फैक्टर निकालना तो मस्ट है। उसके बिना तो आप टाइट्रेशन का एक भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन याद कर लेते हैं। बहुत सारा कुछ ऐसे रिएक्शन जो कि बड़े कॉमन हैं और रिडॉक्स रिएक्शन में बार बार आते हैं, तो उनको आपको याद कर लेना है। तो रिएक्शन ऐसे होता है K2Cr2O7, ये भी एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो रिडॉक्स में है ना, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, KMnO4 वाला जो ही बताए और K2Cr2O7 वाला। K2Cr2O7 FeSO4 के साथ रिएक्शन किया तो क्या सीखा? एक कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना और आयरन +2 के साथ यदि रिएक्ट करता है
ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको +3 में कर देता है। ये अस वाला है वो इक में कर देता है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, अस वाला में ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला होता है, इक वाला में ज़्यादा होता है। यानी इस FeSO4 को ये ऑक्सीडाइज कर देगा Fe3+ में। और याद रखने वाली बात है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम जो है ना वो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, याद रखना है, तभी हो पाता है। अब एन फैक्टर हमको निकालना है। एन फैक्टर कैसे निकालोगे? तो एन फैक्टर इसको 1 कह दिया, इसको एन फैक्टर 2 कह देंगे। पहले वाले का एन फैक्टर निकालने के लिए क्या लगता है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करोगा, पोटेशियम का कि ऑक्सीजन का? अरे दोनों में से किसी का नहीं। ऑक्सीजन का साधारणतः जनरली कितना होता है, -2। पोटेशियम का कंपाउंड में +1 हो तो फिक्स है। तो किसका चेंज कर रहा होगा, क्रोमियम का। कॉमन सेंस भी क्रोमियम उधर लिखा है तो इसी का ना चेंज कर रहा होगा। तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालना सिखाए भी थे, बहुत बार सिखाया। रफ में लिख लो K2Cr2O7 हमको निकालना किसका है, क्रोमियम का। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, 1 का 1 तो 2 का 2। क्रोमियम का x मान लिया, 2 एटम है तो 2x, माइनस ऑक्सीजन का -2 तो 7 दूना 14 इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, +6। यानी क्रोमियम पर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जो कि यहाँ पे +3 हो गया। कोई भी एक अकेला एटम लिखा रहे ना तो उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस पर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तो काम आसान हो गया, एन फैक्टर निकाल सकते हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट का चेंज करना। पहला वाला केस हो गया तो 6 में से 3 गया, डिफरेंस 3 का। 2 से गुना क्यों करेंगे, क्रोमियम का 2 एटम है तो एन फैक्टर कितना हो गया, 6। इसका 2, ये 3, डिफरेंस कितना, 1 का। 1 से ही क्यों गुना किया, सोच के बोलो, क्योंकि आयरन का एक ही एटम है। तो एन फैक्टर इसका 1, इसका 6। अब क्या करेंगे, क्या सिखाया था, सबका इक्विवेलेंट बराबर करते हैं। तो वॉल्यूम देखो कि ml में है तो कॉमन सेंस लगाओगे कि अगर वॉल्यूम हम ml में रखना चाहें तो उसको मिली इक्विवेलेंट कहते हैं। बहुत बार न्यूमेरिकल मिली इक्विवेलेंट से, वॉल्यूम यदि ml में दिया तो मिली इक्विवेलेंट से कर लो। यानी जितना पहले क्या लिख रहे थे, इक्विवेलेंट, लेकिन वॉल्यूम अगर ml में है तो क्या लिख दो, MEQ का मतलब मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट जितना K2Cr2O7 का होगा ना बच्चे, उतना ही मिली इक्विवेलेंट जो होगा किसका होगा, FeSO4 का होगा, इजंट इट। सबका इक्विवेलेंट बराबर। अगर मिली इक्विवेलेंट लिखा तो इधर भी मिली इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला, फार्मूला अगर मोलारिटी दिया तो फार्मूला मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर। तो पहला सब्सटेंस को 1 कर रहे हैं तो 1 1 लिख दो खाली। इसका ही फार्मूला क्या, मोलारिटी गुने वॉल्यूम एंड गुने एन फैक्टर। दूसरा वाला सब्सटेंस को NF2 कह दिया। और क्या मोलारिटी K2Cr2O7 का दिया है ना, 2 दिया। वॉल्यूम पूछता है V1, यही हमको नहीं पता, एन फैक्टर निकाल लिया, कितना 6। FeSO4 का मोलारिटी दिया है 0.1। वॉल्यूम, अब चूंकि मिली इक्विवेलेंट लिखो तो वॉल्यूम जो आप लिखेंगे किस में, ml में, 200 ml। सर क्या लीटर में नहीं लिख सकते, लीटर में भी करोगे, इधर लीटर लिखोगे तो ये भी लीटर में आंसर आएगा, ml लिखोगे तो ml में आएगा। लीटर लिखोगे तो इक्विवेलेंट कहेंगे और ml लिखोगे तो मिली इक्विवेलेंट कहेंगे, बस इतना का फर्क है। एन फैक्टर इसका 1। अब देखो बच्चे क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आगे कितना हो गया, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 20 हो गया। तो V1 का वैल्यू आ गया 20/2 गुने 6, यानी कि 10/3, 10/3 कि 6 10 दूना 20। और भी चेंज करोगे 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5/3 क्या ml। ये अगर ml है तो ये भी तुम्हारा आंसर जो आएगा किस में आएगा, ml में आएगा, इजंट इट। नोट कर लो। समझ में आया कैसे किया। पहला वाला क्वेश्चन में मोल की बात कर रहा था, दूसरा वाला क्वेश्चन में कंपाउंड हमने चेंज कर दिया और उसकी वॉल्यूम और मोलरिटी की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन धीरे धीरे याद करते जाओगे। KMnO4 वाला तीनों रिएक्शन याद कर लेना है। K2Cr2O7 वाला देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ने दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, Cr3+ में, और दूसरा जो एलिमेंट होगा उसको उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन का +2 से +3 में चला जाता है। तो रिएक्शन लिख लिया। अब चूंकि मोलारिटी दिया तो सोचोगे कि हमको तो एक ही फार्मूला याद है सर, एक ही बताया था कि एक ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्या इक्विवेलेंट को बराबर करना पड़ता है। तो इक्विवेलेंट को बराबर करने के लिए 3 फार्मूला,
क्या भाई, तो नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम, क्या नॉर्मलिटी दिया, नहीं। दूसरा फार्मूला मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, मोलरिटी दिया ना मोलरिटी, तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, यानी हमको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब एन फैक्टर तो बढ़िया सिखाया हुआ है, एन फैक्टर निकाल लिया। मोलरिटी दोनों का दिया हुआ, FeSO4 का वॉल्यूम दिया, ml में दिया, तो यदि इसको ml में लिखोगे तो इसका आंसर भी किस में आएगा, ml में ही आएगा। आंसर आ गया। अब जरा देखो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट होगा। Question number 3. Calculate volume of KMnO4 जिसकी मोलरिटी पता है। मान लो इसका मोलरिटी दिया 0.2 मोलर KMnO4 solution which will completely oxidize 500 ml of 0.1 molar ferrous oxide FeC2O4 solution। न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसा ही है कि KMnO4 का वॉल्यूम पूछता है और उसका मोलरिटी दिया हुआ है इन एसिडिक मीडियम, ये भी लिखा हुआ है, मीडियम इसमें मेंशन जरूर करेगा, इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 का FeSO4 के साथ रिएक्शन इतने सोचोगे कि KMnO4 और FeSO4 आपस में रिएक्ट कर रहा है, मीडियम दे दिया एसिडिक, तो तुमको KMnO4 का प्रोडक्ट पता चल गया कि Mn+2 होगा। अब ये फेरस ऑक्सलेट है, ये फेरस ऑक्सलेट का एग्जाम्पल हम लोगों ने किया हुआ है जब एन फैक्टर केस 2 सिखाए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला केस में, तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल लिए थे FeC2O4 वाला, फेरस ऑक्सलेट इसको कहते हैं। क्या करेगा, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये रिएक्शन भी बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है और इसको बढ़िया से देखोगे। क्या करेंगे भाई, और कुछ चीज़ सोच लिया, क्या दिया इसमें, मोलरिटी दिया कि नॉर्मलिटी दिया कि मोल दिया, मोलरिटी दिया, तो इक्विवेलेंट को ही बराबर करना। ये तो बात पक्की है कि इक्विवेलेंट को बराबर करने से न्यूमेरिकल सॉल्व होना है। तो इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे, मोलरिटी वाला, तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर लगना है, यानी एन फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो रिएक्शन लिखते हैं, KMnO4 महोदय जो कि एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, फेरस ऑक्सलेट FeC2O4 के साथ। इसका प्रोडक्ट पहले तो मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो KMnO4 में एसिडिक मीडियम में तुम्हें पता है कि Mn+7 से +2 में चला जाता है, और फेरस ऑक्सलेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करने का तरीका बच्चे FeC2O4 वहाँ बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। इसको तोड़ दोगे, इसको तोड़ोगे ना तो तुमको पता होना चाहिए ऑक्सलेट आयन है C2O4 2-, और ये Fe+2, ये -2, तो इस पर +2, ये ऑक्सलेट आयन है +2, फेरस ऑक्सलेट इसको कहते हैं। तो ये जो है ना KMnO4 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको भी ऑक्सीडाइज करना होता है सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आयरन +2 में है तो उसको +3 में कर देगा। और यदि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ना, कुछ मान लिया x मान लिया, तो 2x - 4 × 8 = -2, तो x का वैल्यू कितना, 8 में से 2 को घटाओ, 6/2 +3, तो +3 से +4 में कर देता है। कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना +4 CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो रिएक्शन भी याद करते जाओगे 2 बार 3 बार, हालांकि ये सब रिएक्शन आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे मुझे थोड़ी ना पता है,
अभी आपको ये सब रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। यानी ऑक्सीडेट आयन कभी भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होगा, या तो KMnO4 होगा या तो K2Cr2O7 होगा, यही नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सीडेट आयन को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, CO2 में। तो यहाँ पर आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे क्या है, +2, और कार्बन पर है +3, जो कि कार्बन पर यहाँ पर कितना हो गया, +4। निकालना आता ना, x - 4 = 0, 2 दूना 4, +4। और यहाँ पर Mn पे अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे +7। अब एन फैक्टर तुम्हें निकालना आना चाहिए। तो KMnO4 में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा, ऑक्सीजन का, पोटेशियम का, कि सिर्फ Mn का, सिर्फ Mn का। तो केस 1 हो गया। एन फैक्टर पहले केस के लिए 7 है, उधर 2 है, तो डिफरेंस 5 का। एटम Mn का 1 ही है, तो एन फैक्टर 5। ये तो खूब सिखा रहे, बहुत बार सिखाया। अब भैया इसको देखो, फेरस ऑक्सलेट। जो बच्चा बढ़िया से एन फैक्टर वाला वीडियो नहीं देखा, बार बार नहीं लिखा ना, तो ये सब न्यूमेरिकल थोड़ी ना समझ में आएगा। क्योंकि ये सेकंड केस है जिसमें कि एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का नहीं बल्कि एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है बच्चे। आयरन का +2, यहां +3, कार्बन का +3, वहां +4। और यही एग्जांपल भी हमने करवाया था। तो केस सेकंड है, इसके एन फैक्टर निकालने के लिए दोनों एलिमेंट के अनुसार इंडिविजुअली एन फैक्टर निकालो और फिर दोनों को जोड़ दो, ऐसे निकालते हैं। तो इसका एन फैक्टर जो निकालोगे सिखा चुके हैं, अगर नहीं याद है तो वीडियो को पॉज करो, फिर वहां देखो एन फैक्टर जो सिखाया था, फिर यहां पर आओ। जंप करके कभी भी आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाएगा, सब भाग जाएगा। आगे का लेक्चर पीछे के लेक्चर से 100% कनेक्टेड होता है। इस लेक्चर को समझने के लिए इसके पहले का 6 लेक्चर 100% आपको आना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। सोचोगे पहले चलते हैं नालोक सर का वीडियो लेक्चर नंबर 7 से शुरू करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो क्या करेंगे, आयरन के अनुसार 2, उधर 3, डिफरेंस कितना, 1 का। एटम एक ही है तो 1 से गुना करेंगे। कार्बन के अनुसार 3, उधर कितना 4, डिफरेंस कितना 1 का, लेकिन एटम कितना, कार्बन का 2, 2 से गुना कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो एन फैक्टर इसका 3 हुआ। एन फैक्टर पर यदि कमांड है तो आप हर एक क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन का कर सकते हैं, यदि रिएक्टेंट पता, प्रोडक्ट पता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो हम बहुत सारे रिएक्शन बता ही रहे, बहुत सारे रिएक्शन जो कॉमन है वही पूछते रहता है। अब क्या, इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट को बराबर कर देना है। क्या लिखना चाहता है, इक्विवेलेंट की मिली इक्विवेलेंट, तुम्हारी मर्जी। अगर मिली इक्विवेलेंट को बराबर करोगे तो वॉल्यूम रखोगे ml में, और इक्विवेलेंट को बराबर करोगे तो वॉल्यूम रखोगे लीटर में। देखते हैं क्या, ml दिया तो ml, चलो मिली इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। यानी मिली इक्विवेलेंट MEQ शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, KMnO4 का जितना होगा बच्चे उतना ही मिली इक्विवेलेंट है ना। किसका होगा, फेरस ऑक्सलेट का, FeC2O4 का, है ना। इंटरेस्टिंग। अब मिली इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाए, मोलरिटी दिया तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, इधर भी मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, है कि नहीं। क्या मोलरिटी KMnO4 का क्वेश्चन में दिया 0.2, वॉल्यूम यही तो पता करना है, एन फैक्टर निकाल लिया 5। इसकी मोलरिटी FeC2O4 का दिया है क्वेश्चन में, दिया है 0.1, वॉल्यूम ml में 500 ml, और एन फैक्टर आपने निकाल लिया 3 के बराबर, है कि नहीं। तो क्या V1 का वैल्यू आ गया, आ ना गया। ये कितना हो गया, डेसिमल डेसिमल को हटा देना, 500 गुने 3 बटा 2 गुने 5, डेसिमल डेसिमल हट गया, 5 दूना 10 भी कह सकते हो, है कि नहीं। तो कितना हो गया, 150, 150 ml के बराबर, 5 दूना 10, 10 10 0 0 कैंसिल कर देना, 150 ml इसका आंसर आया। तो ये न्यूमेरिकल कैसे हो पा रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि इक्विवेलेंट को बराबर करना है या मिली इक्विवेलेंट को बराबर करना है। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो बता दे रहे। नॉर्मलिटी दिया तो नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम, मोलरिटी दिया तो मोलरिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर निकालना ही आना चाहिए। मोल दिया तो मोल गुने एन फैक्टर। अब फिर देखें कंपाउंड में किसका किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा, उसके अनुसार एन फैक्टर। देखो पहला केस और दूसरा केस नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने लिखा ना, ये खास करके जेईई एडवांस में जिसमें कि दोनों तरह के एलिमेंट या 2 से ज़्यादा तरह के एलिमेंट का चेंज कर रहा है, ये सब एडवांस में बहुत पूछता है।
कभी कभी नीट में ही पूछ देता है। तो आपको कम से कम 2 केस, पहला केस और दूसरा केस वाला एंड फैक्टर बढ़िया से कमांड होना चाहिए। 2 बार वीडियो को देखो, 3 बार देखो, 4 बार लिखो उसको और कमांड कर लो, और जितना एग्जाम्पल सीखा है वो सब याद कर लो, है कि नहीं? चलो नोट करो, फिर अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। Question number 4. One mole of C2H4 loses 10 mole of electrons to form a product of carbon. Calculate oxidation state of C का मतलब क्या? कार्बन इन प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि नहीं? यानी बेसिकली इसको टाइट्रेशन से जोड़ करके मत देखो। टाइट्रेशन का क्वेश्चन बेसिकली हो सकता है टाइट्रेशन का हो, क्योंकि C2H4 का किसी और के साथ रिएक्शन हो रहा होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरा वाला गेन कर रहा होगा। लेकिन दूसरे वाला सब्सटेंस की बात कर ही नहीं रहा, सिर्फ कहता है कि C2H4 का 1 मोल लिया और उसने 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो कार्बन का एक प्रोडक्ट बना। तो जो कार्बन का प्रोडक्ट बना उस पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ये पता करो। ऐसा क्वेश्चन ना हर जगह पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें? हम 2 क्वेश्चन लेंगे, एक इसके बाद और भी क्वेश्चन लेंगे। देखोगे सब ध्यान से क्या कहता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। C2H4 का कितना मोल लिया? 1 मोल। क्या किया? 10 मोल इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया उसे कोई मतलब नहीं है। इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो इस पर मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो X है। प्लस है कि माइनस है हमें कोई पता नहीं है, X मान लिया। यही X निकालना है इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और 10 मोल इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। कितना किया? 10 ना, 10 मोल इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया हुआ है। 5 मोल का 5 मोल इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया 5। अब 5 मोल इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया। सर आप चेंज कैसे कर दिए? 5 मोल 10 मोल, सारे क्वेश्चन भी हमने चेंज कर दिया। 5 मोल इलेक्ट्रॉन तक रिलेवेंट आंसर आए, कुछ भी नहीं होता है। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया हुआ है। तो हमें X का वैल्यू जो कार्बन का प्रोडक्ट बना, अब सिर्फ कार्बन की बात ही कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का चेंज नहीं कर रहा होगा। ऐसे भी हाइड्रोजन का तो +1 ही होता है। तो X का वैल्यू कितना होगा ये पूछता है। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, कितना मोल इलेक्ट्रॉन, कितना मोल सब्सटेंस लिया गया C2H4 का? 1 मोल कि 2 मोल? 1 मोल। और 1 मोल C2H4 ने 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या कुछ ऐसा हम लोग पढ़े थे कि 1 मोल किसी सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही उसका एन फैक्टर होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन फैक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एन फैक्टर। 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। कितना मोल लिया? 1 मोल। कितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 5 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। यानी बेसिकली इनडायरेक्टली C2H4 का इनडायरेक्टली क्वेश्चन में तुम्हारे पास एन फैक्टर दे दिया 5 के बराबर। यही तो अगर समझ में आ गया न्यूमेरिकल तुमको सॉल्व हो गया, isn't it?
ये बात यदि आपको समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो। यानी बेसिकली इनडायरेक्टली कह रहा है कि C2H4 का एन फैक्टर 5 है। तो क्या आपको एन फैक्टर कंपाउंड का निकालने आता है? एन फैक्टर कैसे निकालते हो भाई? किसका चेंज करा है? कार्बन का। कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, C2H4 इधर रफ में लिख लिया, x कह दिया इसको। तो 2 एटम है तो 2x, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 4 का 4, 2x + 4 = 0, यानी x का वैल्यू कितना? -2। यानी इस कार्बन पर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, isn't it? और यहां पर x चला गया, यही x तुम्हें निकालना है। एन फैक्टर 5 है, जो एन फैक्टर निकालोगे 5 के बराबर कर दोगे, x का वैल्यू आ जाएगा। अब एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी में किसी को घटा दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसको मोड लेना होता है। अब मोड कैसे लोगे? ये तो वेरिएबल है, तुम्हें पता ही नहीं है कि कम है कि ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ करें कि हम एक दूसरे में घटाएं और ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आए। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ये -2 बड़ा है कि x बड़ा है। अगर दो हमारे पास नंबर दे दे और पॉजिटिव रिजल्ट घटा करके एक दूसरे में को घटाना और पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, तो क्या करोगे? हायर में से लोअर को घटाओगे। यदि ये पता चल जाए कि -2 बड़ा कि x बड़ा, तो हम पता कर सकते हैं कि किसको किस में घटाएं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने के लिए कौन बड़ा? -2 बड़ा कि x बड़ा, यानी हमें को पता करना पड़ेगा। पता करो, क्या पता करो कि x बड़ा है या -2 बड़ा है, तभी ना जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये कैसे पता करें सर? पूछता हूं, इसमें भी कॉन्सेप्ट लेगा। बताओ कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लिखा ना वहाँ क्वेश्चन में, लॉस हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हुआ। बेसिक डिफिनेशन से क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है अर्थात x बड़ा होगा किससे? -2 से। ये जिसको बात समझ में आ गई वही न्यूमेरिकल कर पाएगा, उल्टा करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बड़ा कौन? x। तो किसमें किसको घटाए कि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रिजल्ट मिले? x में घटाएंगे -2 को। x में किसको घटा दिया? -2 को। तो इसको मोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली x बड़ा है, -2 छोटा है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो एन फैक्टर के लिए क्या करेंगे? पॉजिटिव है, डिफरेंस देख लिया, और नंबर ऑफ एटम किसका? जिसका कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, कार्बन का। कितने एटम है? 2 से गुना कर दिया। किसके बराबर कर दोगे? एन फैक्टर कितना? जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 5। 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको एन फैक्टर कहते हैं, isn't it? क्या सॉल्व कर सकते हैं? करेंगे ना। ये कितना हो गया बच्चे? तो x -+2 = 5/2 2.5, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 0.5। यही आंसर हो गया, isn't it? है कि नहीं? कैसे किया सर? कुछ हमें उतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी इससे हम नहीं समझाएंगे। अगला ऐसा ही न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे समझाएंगे एकदम इसी तरह से। सब नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं ऐसा ही एकदम, और खुद से ट्राई करोगे। यहाँ 1 मोल के जगह पर 2 मोल कर दिया, C2H4 के जगह पर चेंज कर दिया, N2H4 कर दिया, है कि नहीं? ये 16 मोल कर दिया, 16 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कर दिया नाइट्रोजन, कार्बन के जगह पर नाइट्रोजन। तो कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ N नाइट्रोजन इन प्रोडक्ट, ऐसा। यानी बेसिकली कहता ये है, न्यूमेरिकल वैसा ही है। C2H4 ने ही इस बार N2H4 लिया। कितना मोल लिया? 1 मोल लिया कि 2 मोल लिया? 2 मोल लिया। इसके पहले वाला क्वेश्चन में C2H4 में कितना मोल था? 1 मोल था, यानी फर्क पड़ गया, उसमें 1 मोल इसमें 2 मोल। तो इसका 2 मोल कितना मोल इलेक्ट्रॉन का लूज किया, लॉस किया? 16 मोल। तो क्या कुछ बल्ब उल्ब जला?
कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का 16 मोल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना करेगा? 1 मोल सब्सटेंस कितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा? 8 मोल। 2 मोल N2H4 में 16 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 1 मोल में कितना होगा? 8। तो 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ना, ये जो लाइन बोल रहे हैं ना, घुमाओ दिमाग में, ब्रैकेट में कर लो। 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं एन फैक्टर। इंटेलिजेंट बच्चा तुरंत समझ लेगा कि 2 मोल में 16 मोल का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो 1 मोल सब्सटेंस में 8 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो ये 8 एन फैक्टर यानी N2H4 का एन फैक्टर मिल गया बच्चे। अब बाकी वैसे ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले ये सोचा, क्या सोचा? सोचा ये दिमाग में कि 2 मोल N2H4 में ट्रांसफ़र हुआ 16 मोल इलेक्ट्रॉन का, है कि नहीं? तो इसीलिए एन फैक्टर तो 1 मोल के हिसाब से देखते हैं ना, कितना मोल इलेक्ट्रॉन? 8 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये 8 जो हुआ N2H4 का क्या होगा? एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर ऑफ N2H4। बाकी तो जैसे कर रहे थे अब क्वेश्चन वैसे ही कर लेंगे। तो N2H4 महोदय एक रिएक्शन हुआ जिसमें कि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बनाया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको नहीं पता, X मान लो, है कि नहीं? और 8 मोल, सर आज क्वेश्चन में तो 16 दिया, आप 8 कैसे लिखे? क्योंकि इसका हम अब 1 मोल के हिसाब से सोच रहे हैं। 16 मोल के 16 जो दिया था 2 मोल के हिसाब से दिया था, आपने 1 मोल के हिसाब से कर लिया, क्योंकि 1 मोल में जो ट्रांसफर होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। यानी इसका एन फैक्टर मिल गया बच्चे कितना? 16 नहीं बल्कि 8। अब एन फैक्टर तुमको निकालने आता है, नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कर लोगे ना, जैसे निकाला था C2H4 का, 2x + 4 = 0, यानी -2 आ जाएगा। इसका लिखोगे तो 2x + 4 = 0, और ये तुम्हें x है। तो एन फैक्टर आप कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए एन फैक्टर, ध्यान सुनो, बहुत बार सीखा, एन फैक्टर नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये वेरिएबल है ना, कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो पता करना पड़ेगा ना कि किस में किस को घटा है। अगर ये पता चल जाए कि कौन बड़ा है तो काम हो गया। कौन बड़ा है -2 के x, ये पता करने के लिए पहले ये बताओ क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन, लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यही सोचना है। ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। अरे भैया बढ़ जाता है तो x बड़ा ना होगा? किससे? -2 से। तो एन फैक्टर के लिए हायर में से लोअर को घटाएंगे, यानी x जो बड़ा है उसमें से लोअर को घटाएंगे। लोअर क्या? -2, तो -2 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा। कुछ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें गुना भी करेंगे जितना एटम है नाइट्रोजन का 2 से, और ये किसके बराबर कर दोगे? 8 के बराबर एन फैक्टर। अब सॉल्व भी कर लेंगे यार इसको, तो x + 2 = 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2 के बराबर। 4 घटा 2, समझ में आया ना? 8/2 4, x + 2 है, यानी 2, यानी आंसर आ गया। इज़न्ट इट? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, लेकिन इसमें बहुत कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो गया, न्यूमेरिकल फटाक से सॉल्व कर लेगा। क्या सीखा है? 1 मोल सब्सटेंस में जितना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बच्चे ना, उसको एन फैक्टर कहते हैं। यानी कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कि 1 मोल सब्सटेंस था, इतना मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, बत्ती जल जानी चाहिए, बल्ब जल जाना चाहिए कि बेसिकली एन फैक्टर की बात कर रहा है, और एन फैक्टर तुमको निकालने आता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोग सीखे टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन कहो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहो, रिएक्शन कहो, दोनों बात सेम होता है। नीचे में एक सब्सटेंस पड़ा है A, B ऐड कर रहे हो, या B पड़ा A ऐड कर रहे हो, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगा, उसको कहते हैं टाइट्रेशन। तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे करें? तो रिएक्टेंट A और B है, कोई भी है, सबका इक्विवेलेंट को बराबर कर देते हैं। इक्विवेलेंट को बराबर करने के लिए कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। अगर नॉर्मलिटी दिया तो नॉर्मलिटी गुने वॉल्यूम, अगर मोलारिटी दिया तो मोलारिटी गुने वॉल्यूम गुने एन फैक्टर, यदि मोल दिया तो मोल गुने एन फैक्टर। तो जो भी अज्ञात है उसी फार्मूले से तुम्हारे पास मिल जाता है। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए। न्यूमेरिकल्स जो हमने करवाया पहले उसी को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, और कुछ न्यूमेरिकल इसी पर हम लोग अगले क्लास में भी लेने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़ाई कीजिए, निगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। अभी है इस तरह का माहौल, निगेटिविटी आ सकती है, जस्ट कीप इट अवे, पॉजिटिव सोचो, कीप योर सेल्फ कंस्ट्रक्टिवली इन्वॉल्व, कुछ ना कुछ करते रहो, बिजी रखो अपने आप को, निगेटिव न्यूज से थोड़ा सा दूर रहो और पॉजिटिव बने रहो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।